हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स लर्निंग नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपनी होता क्या है। व्हाट इज़ कंपनी? A company is a legal entity formed by a group of individuals to engage in and operate a business, commercial enterprises और industrial enterprises। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी अपने आप में ही एक जो है लीगल एंटिटी होती है, जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जिसका निर्माण होता है कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि कुछ जैसे आप हैं और आपके दोस्त मिल करके आपके जितने भी दोस्त होंगे या वगैरह वगैरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ लोग होते हैं, तो क्या होता है कि उसमें कुछ पर्सन्स जो है काम करते हैं और उस बिज़नेस को, चाहे वो आपका कमर्शियल एंटरप्राइजेस हो चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हो, बिज़नेस को ऑपरेट करने का काम करते हैं। तो जितने भी लोग, जितने भी ग्रुप में इंडिविजुअल्स के जो ग्रुप्स होते हैं, उन्हीं की वजह से जो है कंपनी बनती है और इस कंपनी की अपनी एक लीगल एंटिटी होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अ कंपनी मे बी ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस वेज फॉर टैक्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी purposes depending on the corporate laws of its jurisdiction। तो क्या बोल रहा है कि जो कंपनी है ना, कंपनी जो है ऑर्गेनाइज्ड होती है कई सारे वेरियस वेज में, मतलब कि कई सारे वेरियस वेज में ये जो है ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। किसके लिए? टैक्स और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ के लिए, जिसका पर्पस होता है कि कॉरपोरेट जो अधिकार क्षेत्र या फिर जो क्षेत्राधिकार होते हैं, उसके क्षेत्राधिकार के जो कॉरपोरेट लॉ के ऊपर में ये डिपेंड करती है। ठीक है, आगे अगर हम चलेंगे तो आगे का जो पॉइंट बोलता है कि अ कंपनी इज़ अ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनी पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी or money's worth to common stock and employ it in same trade or business and who share the profit or loss arising therefore। कहने का मतलब ये है कि जो कंपनी होती है ना, वो एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है कई सारे लोगों की, जिसमें क्या होता है कि वो सभी लोग मनी का कंट्रीब्यूशन करते हैं, मनी वर्थ टू कॉमन स्टॉक के लिए मनी का वर्थ किया जाता है। साथ ही साथ में कुछ एम्प्लॉयज़ करते हैं सम ट्रेड और बिजनेस के लिए, मतलब कि हमें अगर कोई ट्रेड करना हो या फिर हमें कोई बिजनेस करना हो तो उसके लिए भी एम्प्लॉय किया जाता है। एंड हु शेयर द प्रॉफिट और लॉस एराइजिंग, और क्या होता है कि इसमें प्रॉफिट और शेयरिंग भी, लॉस भी शेयरिंग किया जाता है। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। आगे का जो है एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ कंपनी क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ कंपनी में सबसे पहले तो आ जाती है लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी की अपनी एक लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम और गारंटी गिवन बाय देम। यानी कि जो शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटीज़ होती है, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यूज ऑफ द शेयर, यानी कि जो फेस वैल्यू होगी शेयर्स की, उसके बिहाफ पे जो शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो एक लिमिटेड होती है, जिसको हेल्ड किया जाता है उन्हीं के द्वारा और गारंटी भी दिया जाता है उन्हीं के द्वारा। ठीक है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस हो सकता है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स डू नॉट अफेक्ट द कंपनीज एग्जिस्टेंस। अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन। तो अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि जैसे कि अगर कोई पार्टनरशिप अकाउंट होता है तो उसमें पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है या फर्म होती है, जो पार्टनरशिप फर्म होती है, उसमें क्या होता है कि अगर कोई पार्टनर्स मर जाता है या फिर कोई पार्टनर को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या फिर कोई पार्टनर्स को इंसैनिटी हो जाता है, जिसके भी यहाँ पे क्या होता है
कि उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी वजह से ये सब होने की वजह से क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्यूशन हो जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा कोई फ़र्क नहीं हो पड़ता, क्योंकि कंपनी अपने आप में ही एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, जिसकी वजह से इसका परपेचुअल सक्सेशन बना रहता है। यानी कि कंपनी में कोई आए या कोई जाए, उससे कंपनी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यदि कोई व्यक्ति मर जाता है या फिर यदि कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो जाता है, ये शेयर होल्डर या फिर कोई भी डायरेक्टर, मतलब कंपनीज का कोई भी व्यक्ति, तो उससे कंपनी पे कोई भी आंच नहीं आती है। ठीक है। तो इसका जो थर्ड एडवांटेजेस होता है वो होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट में क्या होता है कि इन कंपनी बिजनेस द मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स एंड वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है। तो कंपनी बिजनेस में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट इज इन द हैंड ऑफ द डायरेक्टर। वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो डायरेक्टर्स के हाथों में होता है। हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर, जिसको शेयर होल्डर्स के द्वारा इलेक्टेड किया जाता है, और वो काफ़ी एंड द वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन, और काफ़ी वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है। सपोज कर लीजिए आपने कोई कंपनी बनाई, ठीक है। उस कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स भी होंगे, ठीक है। अब वो शेयर होल्डर्स क्या करेंगे कि डायरेक्टर बनाएंगे। अब आपको तो मालूम ही है कि शेयर होल्डर्स के पास में वोटिंग की राइट्स होती हैं, तो उन्हीं के बिहाफ पे क्या होता है कि वो जब वोटिंग राइट्स डालते हैं तो उससे क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, उसको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। तो वही डायरेक्टर क्या करते हैं, उस कंपनी के मैनेजमेंट को संभालने का काम करते हैं। ठीक है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। In order to manage the day-to-day activities, salaried professional managers are appointed। मतलब कि जो डेली की आपकी एक्टिविटीज़ होगी, यानी कि रोज़ाना जो डे टू डे जो होगा, उसमें क्या होता है कि जितने भी सैलरीज होंगे ना, वो प्रोफेशनल मैनेज एक्टिविटीज़ सैलरीड प्रोफेशनल मैनेजर्स आर अपॉइंटेड। तो उनके लिए प्रोफेशनल मैनेजर्स को ही अपॉइंट किया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है कि दस द कंपनी बिजनेस ऑफर्स प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसीलिए क्या करती है कि कंपनी की जो बिजनेस होती है ना, वो हमेशा प्रोफेशनल मैनेजमेंट को ही ऑफर करती है। इसके बाद जो हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है वो है एक्सपोनेंशियल पोटेंशियल। एज देयर इज नो लिमिट to the maximum number of shareholders in a public limited company, expansion of business is easy by issuing new shares and debentures। जैसे कि आपने देखा होगा कि क्या होता है कि कुछ कंपनियां जो होती हैं वो अपने शेयर होल्डर्स रखती है। शेयर होल्डर्स का मतलब ये होता है कि अपने कुछ कंपनीज के जो है ना शेयर्स बेच देती हैं। तो होता क्या है कि एज देयर इज़ नो लिमिट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि एक कंपनी के पास में कोई लिमिट नहीं होती है कि अपने लिमिट टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में, यानी कि उसकी लिमिट नहीं हो सकती। आपके शेयर होल्डर्स 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, अनगिनत भी हो सकते हैं। आप ही की कंपनी के पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस का जो एक्सपांशन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, नए नए शेयर्स जो हैं इशू करते रहते हैं और डिवेंचर्स भी इशू करते रहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या कहता है कि इफ़ द शेयर होल्डर्स of a company are displeased with the progress of the business, they can sell their shares any time। ठीक है। यदि किसी कंपनी के शेयर होल्डर्स को अगर डिसप्लीज्ड कर दिया जाता है उस बिजनेस के प्रोग्रेस के लिए, तो क्या हो सकता है कि वो किसी भी समय में उस शेयर होल्डर से उसको मतलब दे कैन सेल देयर शेयर्स एनी टाइम। वो अपने शेयर्स को कभी भी सेल कर सकता है। ठीक है। ड्यूरिंग ऑल दीज चेंज ऑफ ओनरशिप द बिजनेस कंटिन्यूज टू ऑपरेट। मतलब कि अब क्या है कि अब पहले क्या हो रहा था कि हम अगर जैसे मान के चलो पार्टनरशिप में है, तो अगर हम चाहेंगे भी तो अगर अपनी ट्रांसफरेबिलिटी अगर किसी बंदे को देना चाहे तो वहाँ पर सभी पार्टनर्स की रजामंदी होती थी। ठीक है। सोल प्रोप्राइटर में अपना जो एक ही बंदा चला रहा है, सारा चीज़ें एक ही बंदा मैनेज कर रहा है, जिसके चलते क्या होगा कि जब वो बंदा मैनेज करता है तो वो क्या करता है फिर आगे उसको अपनी जो है पीढ़ी दर पीढ़ी में जो है आगे बढ़ा सकता है। ठीक है। लेकिन
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अब यहाँ पर शेयर्स के ट्रांसफ़र की बात कही जा रही है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना कि जो शेयर होल्डर होते हैं ना कंपनी के, यदि उनको डिस्प्लीज्ड कर दिया जाता है उस बिज़नेस के प्रोग्रेस में के साथ में, तो उसमें क्या होता है ना कि उसके पास में ये रहता है कि वो अपने शेयर्स को कभी भी बेच सकता है, ठीक है। और यही ओनरशिप होने की वजह से क्या है कि ये बिज़नेस हमेशा कॉन्टिन्यूसली ऑपरेट होता रहता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं है ये कंपनी, ठीक है। इसके बाद में अब क्या कहते हैं कि डिफ्यूज़न ऑफ रिस्क के बारे में अब जानेंगे। एज द मेंबरशिप इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि इसका मेंबरशिप वेरी लार्ज होता है यानी कि बहुत बड़ा होता है। द होल बिजनेस रिस्क इज डिवाइडेड अमंग द सेवरल मेंबर्स ऑफ द कंपनी। दिस इज एन एडवांटेज पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि एज द मेंबरशिप इन वेरी लार्ज, क्योंकि मेंबरशिप अब इसकी बहुत लार्ज होती है, तो द होल बिजनेस रिस्क इज डिवाइडेड, तो जितना बिजनेस होता है ना वो डिवाइड कर दिया जाता है कंपनी के सेवरल मेंबर्स में, ठीक है। दिस इज एन एडवांटेज पर्टिकुलर फॉर स्मॉल इन्वेस्टर, और ये स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाता है, क्योंकि इसमें डिफ्यूजन ऑफ रिस्क बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन होती कैसे। डिसएडवांटेजेस की फॉर्मेशन के बारे में बात किया जा रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ द रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग पेपर वर्क एंड हैज़ टू गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस बिफोर रजिस्ट्रेशन। मतलब कि जब आपको कंपनी की फॉर्मेशन करना पड़ेगा तो उसमें क्या होता है कि कई सारे आपको प्लानिंग करने पड़ते हैं, कई सारे आपको पेपर वर्क करने पड़ते हैं, कई सारे आपको फॉर्मेलिटीज़ को पूरे करने पड़ते हैं और गो थ्रू करना पड़ता है अलग अलग स्टेजेस पे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रमोशन इट इज़ इट सेल्फ एक्सपेंसिव एंड टायरिंग। तो जो पहला स्टेज होता है प्रमोशन का वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और टायरिंग होता है, ठीक है। अ प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पर्सन इज टू बी एसोसिएटेड टू मेक अ कंपनी। तो जो क्या बोल रहा है कि अब प्रेस्क्राइब्ड नंबर ऑफ पर्सन, मतलब कि जिन नंबर ऑफ पर्सन को प्रेस्क्राइब्ड किया गया है वही कंपनी को बनाने के लिए एसोसिएट किए जाते हैं, ठीक है। A number of documents are to be filled with the registrar of companies of the state in the registered office and then raising of capital। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फिल किया जाता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के द्वारा, जो कि स्टेट की होती है, रजिस्टर्ड ऑफिस में किया जाता है। उसके बाद में उसके कैपिटल को रेज किया जाता है। देन आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी ऑल रिक्वायरमेंट्स एंड कॉम्प्लायंसेस आर नीडेड टू बी कॉम्प्लाइड विद द एज पर द लॉ प्रोवाइडेड, ठीक है। तो उसके बाद में क्या बोलता है कि आफ्टर इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी, जब इनकॉर्पोरेट कर दी जाती है कंपनी को, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं सभी की सभी रिक्वायरमेंट्स और कॉम्प्लाइंसेस को नीडेड टू बी कंप्लाइड विद द एज पर द लॉ प्रोवाइडेड, मतलब कि उसको कंप्लाइड करना पड़ता है जो लॉ प्रोवाइड किया जाता है उसके आधार पर, ठीक है। अब बात करेंगे हम लैक ऑफ प्राइवेसी की। तो लैक ऑफ प्राइवेसी में क्या होता है कि इन केस ऑफ अ कंपनी इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी पब्लिश इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंट्स एक्सेट्रा बाय फाइलिंग सच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विथ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जैसे कि क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लैक ऑफ प्राइवेसी की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो कंपनी होती है ना, कंपनी के केस में इट इज़ रिक्वायर्ड टू पब्लिश अ कैपिटल स्ट्रक्चर, आपको एक कैपिटल स्ट्रक्चर जो है पब्लिश करवाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिश करवाना पड़ेगा, अकाउंट्स पब्लिश करवाना पड़ेगा, ताकि बाय फाइलिंग सच रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ताकि हम उन कुछ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनीज के रजिस्ट्रार के साथ में हम उसको फाइलिंग कराना पड़ता है, ठीक है, रजिस्ट्रार के टाइम पे। तो अगला पॉइंट क्या कहता है
कि द पॉलिसीज, अकाउंट्स एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी आर टू बी डिस्कस्ड इन द बोर्ड मीटिंग्स विद ऑल द मेंबर्स। तो जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी, जितने भी जो पॉलिसीज़ होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, या फिर जो भी वर्किंग होती है कंपनी में, उसको हमेशा डिस्कस किया जाता है बोर्ड मीटिंग्स में मेंबर्स के साथ। यानी कि उन बोर्ड मीटिंग्स के अंदर में जितने भी मेंबर्स होंगे उनके साथ में डिस्कस किया जाता है। दस लिविंग नो प्राइवेसी अनलाइक अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एग्जाम्पल सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें क्या होता है कि लिविंग नो प्राइवेसी, यानी कि कोई भी प्राइवेसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। अनलाइक जैसे बाकी के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे कि आपका सोल ट्रेडर हो गया या फिर पार्टनरशिप भी हो गया। जैसे कि सोल ट्रेडर में क्या होता था कि हमें कोई भी प्लानिंग करना है तो उसमें हमारा खुद का बॉस होते थे, तो हम वहाँ पर अपने डिसीजन खुद से लेते थे और काफ़ी क्विक डिसीजन होता था, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पर हमें कुछ भी काम करना है, चाहे पॉलिसीज़ बनानी हो, चाहे अकाउंट्स बनाना हो, चाहे वर्किंग बनाना हो, उन सब की प्लानिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स में अटेंड करना पड़ेगा और वहाँ पर उन्हीं मेंबर्स के सामने में इस चीज़ का डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ की। अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि कंपनीज जो है ना, उसकी अपनी एक अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इन द ईज ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी, जैसे कि कोई अनलिमिटेड कंपनी को बनाना बहुत ईजी हो गया, द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर डू नॉट हैव अ लिमिट, ठीक है। इन द ईज ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी के ईज में क्या होता है कि जो लाइबिलिटीज़ होती है मेंबर्स की, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वुड बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द कंपनी व्हेन द असेट्स आर इनसफिशिएंट टू मीट द कंडीशन ऑफ द डेट। मतलब कि जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो पर्सनली लायबल होंगे। जैसे कि आप मान के चलिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपके ऊपर में कंपनी का कोई डेट आ पड़ा, यानी कि कोई कंपनी का आपके ऊपर में कर्जा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको जो है आप उस चीज़ के लिए पर्सनली लायबल होंगे और आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जितने भी असेट्स होंगे ना, जो आपकी रिक्वायरमेंट यानी कि इनसफिशिएंट हो जा रहे हैं उस कंडीशन में, ठीक है, तो उस पर्सनली लायबल होने की वजह से आपकी जो लाइबिलिटीज़ है वो लिमिट तो नहीं रहती, यानी कि वो बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। आखिरी जो डिसएडवांटेजेस है वो है लॉन्ग प्रोसीजर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियसली जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उसकी डिसीजन मेकिंग में उतना ही समय लगता चला जाता है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। अनलाइक अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप्स, अ सिंगल पर्सन कैन नॉट मेक द डिसीजंस इन द केस ऑफ अ कंपनी। जैसे कि कंपनी में आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्या होता था कि जैसे कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो सारे डिसीजंस आपको खुद लेने पड़ते थे, क्योंकि आपको मालूम है कि मेरे अलावा कोई और चलाने वाला है नहीं। पार्टनरशिप में भी ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो है पार्टनर्स के साथ में ही डिस्कस करते थे। लेकिन कंपनी जो है एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर अगर आपने कोई बात रखनी है लोगों के सामने में, तो आपकी बात को पहले लोगों के सामने में रखनी पड़ेगी, तब जा करके अगर वो इस बात से सेटिस्फाई होंगे तभी आपकी बात को मानी जाएगी। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि सिंगल पर्सन कैन नॉट मेक द डिसीजन। यहाँ पर कोई भी एक अकेला बंदा डिसीजन लेने के लिए नहीं है, ठीक है। डिसीजन आर टू बी टेकन आइदर इन द बोर्ड मीटिंग्स और इन द जनरल मीटिंग्स। जो भी डिसीजन लेना हो या तो वो आपकी बोर्ड मीटिंग्स में होंगी या फिर आपकी वो जनरल मीटिंग्स में होंगी। The procedure of calling a meeting of the board of directors or members has to be followed as prescribed by law। तो जो प्रोसीजर होता है कॉलिंग एंड मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जैसे प्रोसीजर होता है कॉलिंग के लिए या फिर बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर की मीटिंग के लिए या फिर मेंबर्स के लिए, उनको लॉ के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।